हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में हम अकाउंट्स के सिलेबस को देख रहे थे और अकाउंट्स का आज हमारा 21वां लेक्चर है। इससे पहले के 20 लेक्चर्स में हमने क्लास 11th एनसीईआरटी के दोनों पार्ट कंप्लीट किए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 11th अकाउंट्स में दो बुक्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। हम दोनों बुक्स को डिटेल में कवर कर चुके हैं अपने शुरुआती 18 लेक्चर्स में, और 19th लेक्चर्स के बाद से हमने अकाउंट्स एनसीईआरटी क्लास 12th का पार्ट 1 शुरू किया है, क्योंकि क्लास 12th में भी अकाउंट्स की क्लास 12th में भी दो बुक्स हैं अकाउंट्स की, तो जिसका हम पार्ट 1 शुरू किया है हमने, और पार्ट 1 में 5 चैप्टर हैं, जिसका पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी रहने वाला है, इसलिए हम इस चैप्टर को 2 या 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और आप लोगों की डिमांड थी कि न्यूमेरिकल भी कराए जाएं, तो इसमें हमने न्यूमेरिकल को भी कवर करने की सोची है। तो अगले लेक्चर से हम न्यूमेरिकल को भी कवर करेंगे। इसमें जिस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल हैं, ज़्यादातर 12th क्लास की ही जो एनसीईआरटीज़ हैं उन्हीं के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, और वहीं से ही इंटरेस्ट बेस्ड, ब्याज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं अमूमन ये ईपीएफओ के एग्ज़ाम्स में। अब तक तो 1 या 2 ही क्वेश्चन आए हैं, आगे का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। तो हम इसमें न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे अगले लेक्चर से, तो इसलिए इस चैप्टर को हम 2 या 3 पार्ट्स में तोड़कर कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है। यहाँ से सारे यही चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चंस, अगर आप न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी ऐड कर दें तो टोटल आपको 4 या 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे मिनिमम। आज का चैप्टर है हमारा साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये हमारा पार्ट 1 पहली बुक का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद हमारे 3 चैप्टर और बचेंगे पार्ट 1। फिर हमारी पार्ट 1 की बुक कंप्लीट हो जाएगी, एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, और दूसरी बुक में भी 5 या 6 चैप्टर हैं, उसको भी हम एक एक करके कवर कर लेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें इन निम्न टॉपिक को पढ़ना है: साझेदारी की प्रकृति, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी विलेख, पार्टनरशिप डीड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, साझेदारों के पूंजी खातों का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, और इसी तरह साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स, एक साझेदार को लाभ की गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, और लास्ट टॉपिक होगा इसमें हमारा पूर्व समायोजन, पास्ट एडजस्टमेंट। आज के लेक्चर में हम शुरुआती 3 टॉपिक ही कवर करेंगे: साझेदारी की प्रकृति, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी विलेख, पार्टनरशिप डीड, और साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। और बाकी 4 टॉपिक हम अगले आने वाले लेक्चरों में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। जब व्यवसाय विस्तारित होता है तब व्यवसाय की देखभाल तथा उसके जोखिमों को उठाने के लिए अधिक पूंजी एवं अधिक मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थितियों में व्यवसायी लोग यानी कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो साझेदारी को अपनाकर संगठन की रचना करते हैं। यानी कि जब भी कोई बिजनेस एक्सपेंड किया जाता है तो उसको बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है, यानी कि पूंजी की आवश्यकता होती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेसमैन के पास पर्याप्त पूंजी हो अपने आइडियाज़ को सर्कुलेट करने के लिए या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो उसमें उन्हें या किसी वेंचर कैपिटलिस्ट की ज़रूरत होती है। ये वेंचर कैपिटलिस्ट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ये टर्म्स, हालांकि यहाँ पर इसका कोई औचित्य नहीं है। फिर भी बिजनेस में या तो शेयर किसी पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है, किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो जाहिर सी बात है कोई पैसा आपको फ्री में तो देगा नहीं, या तो आपसे बिजनेस में प्रॉफिट लेगा, इंटरेस्ट लेगा, या फिर आपके साथ पार्टनरशिप करेगा, प्रॉफिट में हिस्सेदार बनेगा आपका। तो इसलिए कोई भी बिजनेस को जब एक्सपेंड किया जाता है तो बिजनेस में कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए कैपिटल लाने के लिए बिजनेसमैन को साझेदारी करने की आवश्यकता पड़ती है। साझेदारी फर्म की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। एक साझेदारी फर्म तब अस्तित्व में आती है जब कम से कम 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर व्यवसाय को प्रारंभ करने पर सहमत होते हैं और लाभ का विभाजन करते हैं। यानी कि आप पार्टनरशिप कब कह सकते हैं किसी भी बिजनेस को, आप पार्टनरशिप बिजनेस कब कह सकते हैं जब कम से कम वहाँ 2 ऑनर हो। यानी कि अगर कोई सिंगल ऑनर है तो उसे पार्टनरशिप थोड़ी कहेंगे, उसे कहेंगे, जाहिर सी बात है, उसे आप यही कहेंगे कि इस फला कंपनी का मालिक, एक जैसे अमेजोन है, अमेजोन का आप मालिक सीधा कहेंगे कि जेफ बेजोस है। आप ये थोड़ी कहेंगे कि इसमें पार्टनर भी है, हालांकि वो शेयर होल्डर जो हों वो अलग चीज़ है, यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर लेकिन पार्टनरशिप कब कहलाएगी जब
जाहिर सी बात है कि दो कम से कम दो व्यक्ति उस बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे और उनकी कैपिटल लगी होगी और पार्टनर बने होंगे। उत्तरदायित्व निभाने के साथ साथ प्राप्त होने वाले लाभों को साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है। यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, साझेदार के लिए होने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। पहली कि उसकी कैपिटल भी लगी हो, पहले तो उसने कैपिटल लगाई हो किसी बिजनेस में, साथ ही उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो। जब अभी हमने आपको अमेजोन का उदाहरण दिया है, अमेजोन में आपको पता होगा कि बहुत से शेयर होल्डर्स अपना पैसा लगाते हैं, तो लेकिन वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो उनका मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो पार्टनर होगा उसका मैनेजमेंट में भी रोल होगा, रेस्पॉन्सिबल भी होगा और नुकसान और फायदे के लिए जिम्मेदार भी होगा और वो कैपिटल भी इन्वेस्ट करेगा। तो साझेदारों के बीच बहुत सारे मुद्दों पर संभवतः कोई विशिष्ट अनुबंध नहीं हो सकता, यानी कि किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे पर उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट ही हो, बहुत सी चीज़ें मौखिक भी होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। साझेदार की मृत्यु या जब किसी नए साझेदार को फर्म में शामिल करना है, तब ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में लेखांकन में विशेष प्रतिपादन की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं साझेदारी की प्रकृति। पहला हमारा टॉपिक है इसमें साझेदारी की प्रकृति, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक व्यवसाय स्थापित करने एवं उसके लाभों और हानियों के लिए भागीदारी के लिए सहमत होते हैं, तो वे साझेदारी या भागीदारी माने जाते हैं। यानी कि जब कोई बिजनेस इस्टेब्लिश होता है तो उसमें दो या दो से अधिक लोग पार्टनर होते हैं और साथ ही वो प्रॉफिट और लॉस में बराबर के हिस्सेदार होते हैं, या बराबर या जिस भी प्रोपोर्शन में तय हो अनुबंध में, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो भी उनका अनुबंध हो उसी के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट और लॉस में साझेदार होते हैं, और तो उसे साझेदारी यानी कि पार्टनर या भागीदार माना जाता है। साझेदारी के बारे में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुभाग 4 यानी कि सेक्शन 4 में बताया गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हैं जिसका संचालन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। यानी कि इसमें सेक्शन 4 भारतीय साझेदारी अधिनियम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बताता है? इसका सेक्शन 4 ये बताता है कि ये साझेदार उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है, साझेदारी पार्टनरशिप ये उन व्यक्तियों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हो जिसका संचालन यानी कि जिसका ऑपरेशन या तो इन सबके द्वारा किया जाता है या फिर किसी एक के द्वारा, और शेयर होल्डर उसमें कैपिटल सभी की लगी होती है, कैपिटल सबकी होती है। एक साझेदारी फर्म में साझेदारों द्वारा इसे संस्थापित करने के अलावा अन्य कोई संस्था नहीं होती है, अतः साझेदारी की अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला, दो या अधिक व्यक्ति, 2 और मोर पर्सन्स। साझेदारी बनाने के लिए एक सामान्य लक्ष्य के लिए कम से कम 2 व्यक्ति एक साथ आने चाहिए। दूसरे शब्दों में एक फर्म में भागीदारों की न्यूनतम संख्या 2 हो सकती है, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप कब कहलाएगी? जब कम से कम उस बिजनेस में 2 ऑनर होंगे। हालांकि यहाँ पर एक फर्म का गठन करने के लिए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या की एक सीमा है, यानी कि ऐसा नहीं कि कम से कम तो 2 व्यक्ति बताए गए हैं कि पार्टनरशिप में तो जाहिर सी बात है कम से कम 2 व्यक्ति तो होंगे ही किसी बिजनेस के अंदर, लेकिन अधिक से अधिक व्यक्तियों की भी संख्या निश्चित है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड नंबर हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 सेक्शन 464 के अनुसार केंद्र सरकार को एक फर्म में अधिकतम संख्या में भागीदारों को निर्धारित करने का अधिकार है, लेकिन भागीदारों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं है कि 100 ही हो, अधिक से अधिक वो कुछ भी तय कर सकती है, लेकिन 100 से ज़्यादा अधिक केंद्र सरकार तय नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ने एक फर्म में अधिकतम भागीदारों की संख्या 50 होने का अनुमान लगाया है, जबकि 50 होना तय किया है, अनुमान नहीं, यहाँ तय किया है। अभी तक फिलहाल एक फर्म में भागीदारों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकती, जबकि इसके लिए मैक्सिमम लिमिट 100 तय की गई है किसी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। मैक्सिमम 100 हो सकती है, लेकिन इसको केंद्र सरकार जरूरी नहीं है कि 100 ही निश्चित कर दे, उससे कम पर भी रख सकती है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि अभी फिलहाल 50 संख्या तय की गई है। अनुबंध या समझौता, एग्रीमेंट, ये सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, क्योंकि एग्जाम्स में सीधे सीधे इन्हीं से ही क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, आपसे सीधे सीधे डेफिनेशंस पर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच व्यापार करने और उसके मुनाफे और नुकसान को साझा करने के लिए एक समझौते का परिणाम होता है। अतः व्यवसाय चलाने तथा आपसी संबंधों के लिए समझौता साझेदारों के बीच एक आधार होता है। यह आवश्यक नहीं कि समझौता लिखित ही हो, एक मौखिक समझौता भी वैध है, यानी कि जरूरी नहीं है कि रिटन एग्रीमेंट हो, वर्बल एग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन किसी भी विवाद से बचने के लिए
ये सलाह दी जाती है कि साझेदार एक लिखित समझौता करे, क्योंकि वो अपने बताए हुए से तो कुछ भी आदमी मुकर सकता है, इसलिए रिटर्न में एग्रीमेंट की ज़्यादा वैल्यू होती है। फिर है बिजनेस। बिजनेस की क्या परिभाषा है? समझौता किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाना चाहिए। किसी संपत्ति की मात्र सह स्वामित्व से सौता साझेदारी का गठन नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर रोहित और सचिन संयुक्त रूप से जमीन का एक भूखंड खरीदते हैं तो वे संपत्ति के संयुक्त मालिक बन जाते हैं, साझेदार नहीं। यहाँ पर एक बहुत टेक्निकल टर्म है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर रोहित और सचिन दो व्यक्ति हैं, रोहित और सचिन, अगर ये कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं मिलकर, तो ये संयुक्त रूप से मालिक हैं, यानी कि कंबाइंड रूप से दोनों ही इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। लेकिन अगर ये लाभ कमाने के उद्देश्य से भूमि की खरीद और बिक्री के व्यवसाय में हैं, यहीं पर अगर ये दोनों ऑलरेडी सेल और परचेज के बिजनेस को चला रहे हैं, प्रॉपर्टी के सेल और परचेज करते हैं, तो इस कंडीशन में ये पार्टनर माने जाएंगे, ना कि इस भूखंड के दोनों बराबर मालिक माने जाएंगे, बल्कि इसके पार्टनर माने जाएंगे। व्यवसाय में है तो उन्हें भागीदार कहा जाएगा, इन्हें पार्टनर भी कहा जाएगा साथ साथ। फिर है परस्पर अभिकरण, म्यूचुअल एजेंसी। साझेदारी का व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा या उनमें से किसी एक द्वारा चलाया जा सकता है। इस कथन के दो महत्वपूर्ण आशय हैं। पहला, व्यवसाय चलाने के लिए प्रत्येक साझेदार अधिकृत है, यानी कि जरूरी नहीं कोई एक चलाएगा, कोई भी जितने भी पार्टनर हैं, 3 हैं, 4 हैं या 10 हैं, वो सारे के सारे किसी भी उस व्यवसाय को चलाने के लिए ऑथराइज्ड हैं, उनको कोई मना नहीं कर सकता, वो सारे ऑथराइज्ड हैं। दूसरा, सभी साझेदारों के बीच आपस में एक पारस्परिक एजेंसी का संबंध विद्यमान है, यानी कि सभी के बीच, अगर मान लीजिए 5 साझेदार हैं तो पांचों के बीच आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और ये अपने आप में ही साबित होता है। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय चलाने के लिए प्रमुख होने के साथ साथ दूसरे साझेदारों के लिए अभिकर्ता भी है। अभिकर्ता मतलब एजेंट, यानी कि ये व्यवसाय चलाने के लिए साझेदार तो है ही, साथ में एजेंट भी है, यानी कि एक अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए या अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ये एक एजेंट के रूप में भी काम करता है। वो अपने काम के द्वारा दूसरों को फर्म के व्यवसाय के हित में आबद्ध कर सकता है, यानी कि किसी दूसरे को बता सकता है अपने फर्म की अच्छाइयाँ, अपने प्रोफेशन की या अपने प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ बता सकता है, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो तथा दूसरे के कामों में उनके साथ संबंध हो सकता है। इसी तरह कोई दूसरा भी उसका पार्टनर है तो उसकी भी हेल्प कर सकता है। पारस्परिक अभिकरण का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि पारस्परिक अभिकरण म्यूचुअल एजेंसी के तत्व के अभाव है तो इसे साझेदारी नहीं कहा जा सकता। अगला है लाभ का बंटवारा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जहां से क्वेश्चन पिछली बार यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। साझेदारी का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व यह है कि साझेदारों के बीच एक व्यवसाय के मुनाफे और नुकसान को साझा करना होता है, अतः लाभों की भागीदारी के साथ साथ हानियां भी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि कुछ लोग धर्मार्थ कार्यकलापों के लिए किसी प्रकार का समझौता करते हैं तो उसे साझेदारी नहीं कहा जाएगा। फिर है साझेदारी का उत्तरदायित्व, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। प्रत्येक साझेदार अन्य सभी भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से तथा स्वतंत्र उत्तरदायी होता है, यानी कि जितने भी पार्टनर होते हैं किसी भी फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, तो वो सारे संयुक्त कंबाइंड रूप से भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं और इंडिविजुअल भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। केवल ये नहीं कि एक साझेदार के फर्म के लिए असीमित उत्तरदायित्व होते हैं, अतः फर्म के कामों के लिए एक साझेदारी की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से संबद्ध होती है तथा उसकी परिसंपत्तियां भी फर्म के ऋण चुकाने हेतु आबद्ध होती हैं, यानी कि उसकी जो एसेट्स हैं, उस साझेदार के जो एसेट्स हैं, उससे भी फर्म का ऋण चुकाया जा सकता है। अगला है साझेदारी विलेख, पार्टनरशिप डीड। साझेदारी अधिनियम के अनुसार यह समझौता निश्चित रूप से लिखित होना आवश्यक नहीं है। जिस अभिलेख में साझेदारों के बीच समझौते का विवरण समाहित हो तो ऐसे अभिलेख को साझेदारी विलेख कहा जाता है। यानी कि कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बताया गया है कि किसी भी अगर दो साझेदारों के बीच कोई बिजनेस चल रहा है, उसमें 2 साझेदार हैं या 2 से अधिक साझेदार हैं, पार्टनर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो रिटन में फॉर्म में हो। अगर वो वर्बल फॉर्म में है या ओरल फॉर्म में है तो भी वो लीगली वैलिड है। लेकिन अगर वो रिटन फॉर्म में होता है तो ऐसे विलेख को साझेदारी विलेख, ऐसे जो रिकॉर्ड होते हैं उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। और सामान्य तौर पर साझेदारों के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं की सूचना इसमें समाहित होती है, जिसमें व्यवसाय के उद्देश्य, प्रत्येक साझेदार द्वारा पूंजी निवेश की मात्रा, यानी कि अगर साझेदारी विलेख है, पार्टनरशिप डीड पहले ही रिकॉर्ड किया गया है तो इस रिकॉर्ड में व्यवसाय के उद्देश्य लिखे होते हैं, पर्पज ऑफ बिजनेस लिखा होता है, प्रत्येक साझेदार द्वारा
पूंजी निवेश की मात्रा लिखी होती है, यानी कि जितने भी पार्टनर हैं उनके द्वारा कितना कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया गया है इसका भी मैं रिकॉर्ड रहता है। साझेदारों द्वारा लाभ एवं हानियों की भागीदारियों का अनुपात, यानी कि जितने भी साझेदार हैं उनके बीच प्रॉफिट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस प्रोफेशन में, किस रेशो में या किस प्रपोर्शन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या लॉस को किस प्रपोर्शन या किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सारा इसमें मेंशन रहता है रिकॉर्ड में। तथा पूंजी पर ब्याज तथा ऋणों पर ब्याज आदि की साझेदारी की हकदारी की बातें सम्मिलित होती हैं। यानी कि अगर कैपिटल कहीं से लिया है, जैसे बैंक से कोई कैपिटल लिया है लोन पर, तो उसका इंटरेस्ट किस रेशो में, कितने साझेदार, सारे साझेदार मिलकर किस किस रेशो में चुकाएंगे, और अगर कोई अपना पैसा, जो प्रॉफिट का पैसा है बिजनेस का, उसको अगर कहीं लोन पर दिया है, बैंक में रखा है, तो उस पर जो लोन इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस इंटरेस्ट के प्रॉफिट को साझेदारों में किस अनुपात में बांटा जाएगा, ये सारी सूचना इस पार्टनरशिप डीड में समाहित होती है। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन फॉर्म में है, तभी ये सारा चीज़ें, कंडीशन उसमें होती हैं। साझेदारी विलेख की शर्तों को सभी साझेदारों की सहमति से बदला जा सकता है। लेकिन अगर पार्टनर चाहें, किसी भी बिजनेस के अगर पार्टनर है वो चाहें अपनी शर्तों को बदलना, तो उस शर्तों को भी बदल सकते हैं। लेकिन विलेख को स्टाम्प अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उचित प्रकार से प्रारूपित, यानी कि एक उचित फॉर्मेट में तैयार किया जाना चाहिए और अधिमानतः रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए। सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार के पास जाकर पंजीकृत किया जाना चाहिए। फिर है लेखांकन हेतु अनुकूल प्रावधान, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग। साझेदारी खातों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नवत हैं। लाभ व हानि विभाजन अनुपात, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यदि समझौता विलेख लाभ विभाजन अनुपात पर अस्पष्ट या मौन है, तब फर्म के लाभ व हानि सभी साझेदारों द्वारा बराबर विभाजित किया जाता है, चाहे फर्म में उनके द्वारा लगाई गई पूंजी की भागीदारी कुछ भी हो। ये क्वेश्चन यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम्स के 2017 में पूछा जा चुका है। शायद 2010, अगर मैं श्योर हूँ तो 2017 में ही पूछा गया है, या हो सकता है 2014 में पूछा गया हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर दो साझेदारों के बीच, किसी फर्म में दो साझेदारों के बीच पूंजी का अनुपात लिखित रूप में नहीं है, तो उनके प्रॉफिट का अनुपात किस रेशो में बांटा जाएगा। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी भागीदार अधिकार के रूप में फर्म में उसके द्वारा योगदान की गई पूंजी की राशि पर किसी भी ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं है। हालांकि ब्याज की अनुमति तब दी जा सकती है जब वो साझेदारों द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत हो। इस प्रकार पूंजी पर कोई ब्याज देय नहीं है यदि साझेदारी विलेख मुद्दे पर चुप है, यानी कि अगर उस साझेदारी विलेख में, पार्टनरशिप डीड में अगर इस मुद्दे पर कोई बात नहीं बताई गई है, मेंशन नहीं है रिकॉर्ड में, तो इस तरह से उसमें इस रेशो में बंटवारा किया जाएगा। आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यदि विलेख में इस बारे में उल्लेख नहीं है तो साझेदारों द्वारा निकाली गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। यानी कि जो बिजनेस का अकाउंट है, जो भी प्रोफेशन ये पार्टनर चला रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंट है, जो उसमें प्रॉफिट जमा किया जा रहा है, अगर उस प्रॉफिट में से, उस पैसे में से कोई भी साझेदार या कोई भी पार्टनर पैसा निकालता है अपने किसी पर्पस के लिए, तो उस पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा यदि किस पार्टनरशिप डीड में इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि उसमें ब्याज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। अगर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है तो उस पर ब्याज जो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है वो उस पर ब्याज नहीं ले सकती। फिर है ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय हेतु अग्रिम राशि लगाता है, यानी कि एडवांस लोन लगाता है, तो वो इस पर ब्याज पाने के लिए अधिकृत होगा, जो उसे 6% प्रतिवर्ष की दर से देय होगी। यानी कि उसे 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अदा किया जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए एडवांस लोन लिया है। फर्म के कार्यों हेतु पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन फॉर फर्म्स वर्क। कोई भी साझेदार फर्म के व्यवसाय को चलाने के लिए किसी प्रकार का वेतन या पारिश्रमिक पाने का हकदार तब तक नहीं है जब तक इस बारे में साझेदारी विलेख में कोई प्रावधान ना किया गया हो। यानी कि अगर साझेदारी विलेख, पार्टनरशिप डीड में अगर इस बारे में नहीं बताया गया है कि पार्टनर को कितनी सैलरी या रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, तो उसको किसी भी प्रकार का रिम्यूनरेशन या सैलरी नहीं दी जाएगी। फिर है उपरोक्त प्रावधानों के अलावा भारतीय साझेदारी अधिनियम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार निम्न विषय महत्व रखते हैं। पहला, यदि एक साझेदार फर्म के किसी लेन देन से अपने लिए लाभ प्राप्त करता है या फर्म से संबंधित परिसंपत्ति व्यवसाय इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए फर्म का नाम इस्तेमाल करता है, तो वो फर्म के लिए किसी भी लाभ या भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि अगर कोई पार्टनर फर्म के किसी भी ट्रांजैक्शन से अपने लिए लाभ प्राप्त करता है या फर्म के संबंधित जो भी एसेट्स हैं, जो भी फर्म के एसेट्स हैं, उनको व्यवसाय में इस्तेमाल करता है, अपने पर्सनल व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करता है, तो और या फर्म का नाम पर इस्तेमाल करता है, तो फर्म के किसी भी लाभ या भुगतान के लिए वो उत्तरदायी होगा।
यदि एक साझेदार फर्म के व्यवसाय के समान ही किसी व्यवसाय को चलाता है या वो फर्म से प्रतियोगिता करता है तो वो फर्म के लिए उत्तरदायी होगा, वह अपने व्यवसाय से प्राप्त लाभों को फर्म के लिए देय होगा। यानी कि अगर कोई पार्टनर अपनी फर्म से कंपटीशन करके दूसरी फर्म खोल लेता है और पार्टनर पहली फर्म में भी पार्टनर है, तो वो इस जो उसने दूसरी फर्म खोली है इससे प्राप्त लाभ को अपनी पहली फर्म को भी प्रोवाइड करेगा। अगला है साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन निष्पादन ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से एकल स्वामित्व व्यवसाय वाले फर्मों का होता है। इसके केवल निम्न अपवाद हैं। पहला है साझेदार के पूंजी खाते का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। साझेदार के बीच लाभ हानि का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एमंग द पार्टनर्स। पिछले लाभों के गलत विनियोग के लिए समायोजन, एडजस्टमेंट फॉर रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द पास्ट। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम साझेदारों के पूंजी खाते का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स यहाँ से चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ इस एग्जाम से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम कवर करना शुरू करेंगे अगले लेक्चर से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमारे शुरू के 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे के 4 टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।